गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर के बारे में। हमने पढ़ लिया था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में कम्प्लीटली, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें रह गई। उन छोटी छोटी बातों को हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा पोर्शन जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो क्या बातें हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले है पोलराइजेशन वेक्टर। क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इन दो चीज़ों को हमें पढ़ना है, ठीक है भाई। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर होता क्या है समझिए। एक्चुअल में क्या कहानी है, देखिए मान लो कि ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कर दिया। अब जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, 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 मतलब डाइपोल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डाइपोल्स। अगर ये कैसा है? पोलराइज वेक्टर है, पोलराइज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसमें डाइपोल्स आ जाएंगे। अब जब डाइपोल्स आएंगे तो डाइपोल मोमेंट भी आएगा, डाइपोल मोमेंट भी आएगा, ठीक है। तो अगर कोई लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से मतलब समझो क्या होता है कि जिसमें डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, पी वेक्टर, वो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या हो, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया अगर उस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो तो उसे लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर। तो देखिए इस तरह से अगर हमने अप्लाई किया और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मतलब ये मेरा पी वेक्टर हो गया और ये फिर मेरा ई वेक्टर हो गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसे इस तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कहेंगे? लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इसमें डाइपोल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? डाइपोल्स बन रहे हैं। तो एक नेट डाइपोल मोमेंट भी आएगा, कुछ भी आएगा, पी नेट, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल्स मोमेंट जनरेट हो रहा है, कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। बोलो क्लियर है? द नेट डाइपोल मोमेंट एट पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। द नेट, क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा सुनेंगे अच्छे से। द नेट डाइपोल मोमेंट एट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नोन एज polarization vector, polarization vector. It's represent by p vector, it's represent by p vector। बोलो क्लियर है? याद रह जाएगा आप लोगों को? मैंने क्या कहा, कुछ बातें बता रहा हूँ, फिर से सुन लो अच्छे से। मैंने कहा पहली बात, अगर मैं कहूँ कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? बोलिए किसे कहेंगे? लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहेंगे कि ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल in which the dipole moment is directly proportional applied electric field and along to the direction of applied electric field is known as linear dielectric material। बोलो क्लियर है? मैंने क्या कहा कि एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक ऐसा पैरावैद्युत पदार्थ जिसमें डाइपोल मोमेंट की जो डाइपोल मोमेंट है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, और उसी की डायरेक्शन में हो, उसी की दिशा में हो, उसके अलोंग हो, किसके? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस तरह से के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम कहते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बोलो क्लियर है? रेखीय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब फिर उसके बाद मैंने बताया कि पोलराइजेशन वेक्टर किसको कहते हैं। मैंने कहा पोलराइजेशन वेक्टर भैया होता है हमारा, पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो हमारा होता है कि नेट डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इकाई आयतन में कितना डाइपोल मोमेंट है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। बोलो क्लियर है? बात यहाँ तक समझ में आ रही है? चलिए अब आगे की अगर हम चर्चा करें, थोड़ी सी आगे की डिस्कस करें, तो अब है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी यानी कि विद्युतशीलता। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है?
क्या होती है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी? एक्स ई से रिप्रेजेंट, एक्स ई से कहते हैं जाई, ई से कह देते हैं, क्या कह देते हैं? जाई। एक्स ई क्या चीज़ है? एक्स ई क्या चीज़ है, इसे हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए क्या होती है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। देखिए अगर हम बात करें कि किसी लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, किसी लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, रेखीय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए पी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई वेक्टर के, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं प्रोपोर्शनिटी का साइन हटा देता हूं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है एक्स ई वेक्टर। बोलो क्लियर है? तो एक्स ई बराबर क्या लिखा जाना चाहिए? पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर। ये एक्स ई है, यही क्या है हमारी, ये जो एक्स ई दिख रही है यही हमारी क्या है भैया? यही हमारी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलिए, यानी कि विद्युत पारगम्यता इसको कह दें हम लोग, या फिर विद्युतशीलता कह दें। तो देखिए क्या है, पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर, डेफिनेशन क्या निकल के आई यहाँ पे? डेफिनेशन निकल के आई द रेशो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। बोलो क्लियर है? यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? मैंने क्या कहा? द रेशो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। बोलो क्लियर है? यानी कि क्या भैया? ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र का अनुपात। ठीक है भाई, क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक हमने जो हमारा कहें कि वेक्टर पोर्शन जो था, सॉरी कैपेसिटर पोर्शन था, वो हमने पूरी तरह से क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। पूरी तरह से हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। कोई समस्या अब यहाँ नहीं है, कोई भी दिक्कत अब यहाँ नहीं है। ठीक है भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर का हमारा नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन और छोटा सा, बहुत बार बोर्ड में पूछ लिया कि कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है? किसी भी कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है? कितना होता है मुझे बता दीजिए। देखिए, किसी भी कैपेसिटर पर टोटल जो चार्ज होता है, मान लो अगर इस पर प्लस है तो इस पर क्या होगा? माइनस, और उतना ही होगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज हमेशा हमारा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। नेट चार्ज हमेशा हमारा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। बोलो क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, कुछ अलग तरीके से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में, तो मैं एक दो क्वेश्चन वो करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड? कई बार बोर्ड क्या करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। पाँच 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 कहता है कि ये मान लो इसको कह दिया x, कह देता है कि इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 ही है। कितनी है? 5 माइक्रोफैरड ही है, सब माइक्रोफैरड में। तो कहता है कि x की वैल्यू बताओ, कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए इस सिचुएशन में कैसे सोल्व करते हैं। ये 5, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल में है। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? x, और ये कितना? 5। अब क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस x इक्वल टू 1/5 होना चाहिए। 1/5 से 1/5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मतलब क्या आना चाहिए? 1/5 प्लस एक्स बराबर -1/5 आना चाहिए। इस 1/5 को इधर लेके क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसको इधर और इसको इधर। तो इधर आया -5 और उधर आया 5 प्लस एक्स। बोलो क्लियर है? x को इधर ले आए, -5 को, या इस 5 को इधर ले आए, तो x बराबर कितना आ रहा है? बोलिए बोले कितना आ रहा है? जब इधर आएगा तो क्या माइनस का 10 हो जाएगा? कैपेसिटेंस माइनस में नहीं होती, प्लस में होती है। कैपेसिटेंस माइनस में नहीं होती, प्लस में होती है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। क्या आएगी? 10। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से हम करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। तो इस तरह के बोर्ड कभी क्वेश्चन घुमा के हमें दे देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।